नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। और हम उत्तराखंड पीसीएस का पेपर डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम 60 सवाल बेसिकली कर चुके थे। अब हम उसके आगे की कहानी देखते हैं कि आगे क्या रहा। प्यार आप लोगों का अच्छा मिल रहा है। प्लीज़ जो भी और बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके समक्ष या उनके साथ आप वीडियो को शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि उन्हें भी यह लाभ मिल सके। ठीक है, हम यहां तक की बात कर चुके थे। हाँ, नेक्स्ट सवाल था हमारा, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी क्षेत्र पर है। 61वां सवाल है बेसिकली। तो अगर हम बात करें, इस सवाल से आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें आपकी कवर होंगी। अगर हम कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, वैसे तो इसका अगर हम स्पेसिफिक आंसर देखते हैं तो वो कितना आता है, 13%। बट 13 ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर क्या होगा, 14%। एक तो ये बात। इस सवाल से मैंने कहा कि आपके एक तीर से दो निशाने कैसे हो सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि कितने भाग पर कृषि होती है उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, 53,483 वर्ग किलोमीटर में। तो अगर हम बात करें कि इसके अगर 100% हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है किसका, उत्तराखंड का, तो इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृषि होती है, तो ये भी कितने भाग पर है, 13%। ठीक है, मैदानी क्षेत्र पूछे तो भी 13% भाग मैदानी क्षेत्र है, और बाकी का 87% क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। और अगर हम बात करें कृषि कितने क्षेत्र पर होती है, तो 13% पर यह होती है, और 87% पे यानी कृषि नहीं होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन एनएमएसए के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस सवाल को भी बेसिकली आप समझना, हो सकता है नियर फ्यूचर आपको इससे संबंधित सवाल भी देखने को मिल जाए। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक छोटी सी स्टोरी टेलिंग है, सुनना। 1972 में जब अंधाधुनीकरण की 18वीं सदी के बाद औद्योगिकरण का दौर आया और औद्योगिकरण बड़े स्तर पर हुआ, तो उसके बाद 1972 में एक आवाज उठी कि आने वाले समय में जो औद्योगिकरण हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम हमें भयावह देखने को मिल सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण को काफी बड़े पैमाने पर क्षति का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंतन हुआ, क्लब ऑफ रोम्स बैठे, 1987 में फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, 89 में लागू हुआ, और 1993 में रियो डेनो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आप देखते हैं। तो कोप 1 जो 1995 से हम देखते हैं, तो वहीं पर एक बात निकल कर आई कि सभी देशों को क्या करना है, अपने यहाँ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या पर्यावरणीय क्षति हो रही है उसको लेकर कुछ कार्य करना है। बात 1972 से शुरुआत हुई थी, और 1993 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1972 का है। बट 1993 के बाद ये बात जोर देने लगी, और इसी को लेकर 2008 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम लेकर आई, NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। इसके अंतर्गत बेसिकली 8 प्रोग्राम रखे गए। ठीक है, 8 प्रोग्राम रखे गए, उसमें से एक प्रोग्राम जो था वो क्या था, एनएमएस से। ठीक है, एक प्रोग्राम जो था वो कब का है, 2014 का। ठीक है, 8 प्रोग्राम रखे गए, और इन्हें कहा कि जैसे जैसे भारत सरकार के पास संसाधनों की उपलब्धता होगी, तो ऐसे ऐसे सरकार के द्वारा आगे उस पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, यह बात निकलकर सामने आई। तो इसको लेकर अब जो राष्ट्रीय संपोषणी में आप सोच रहे होंगे, संपोषणी बेसिकली सतत कृषि है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं इसे, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एनएमएस से। इसके अंतर्गत बेसिकली RAD, SSC, RKVY और PMKY इसमें पूछा है नहीं है, और नहीं की संख्या काफी तादाद में है। तो इसमें जो आंसर है बेसिकली पहले आप जान ले, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इसमें इसका पार्ट नहीं है। एक बात, ये RAD क्या है, RAD बोलते हैं रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। SSC को बोलते हैं सोयल हेल्थ कार्ड, और RKVY को बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास
योजना, ये मैंने बोल दिया है। तो ये कुछ इसमें शामिल किए गए, और PMKSY जो है हमारी वो 2015 की है। ठीक है, इसकी कुछ टैगलाइन भी है, ध्यान रखना है आपको RKSY की, जैसे पर ड्रॉप मोर क्रॉप PDMC, और एक है हर खेत को पानी HKP। दो इसकी टैगलाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी पर बूंद ज्यादा फसल, और हर खेत को पानी, ये बेसिकली जिसमें आप देखेंगे कि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंग इरिगेशन की बात की गई इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की। और इसमें पूछा है कौन संबंधित नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो रेनफेड एरिया बेसिकली वो एरिया होता है जहां पर जो कृषि होती है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होती है, जो वर्षा होती है उस पर डिपेंडेंट होती है। SSC मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, यानी उस जो सोइल जो हेल्थ है, यानी मृदा का भी एक स्वास्थ्य होता है। कई बार मिट्टी में क्या होता है कि चूने की मात्रा बढ़ जाती है, कई बार क्या है कि क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण बहुत सारे चेंजेस हेल्थ सोइल के अंदर आते चले जाते हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मेजर करने की कोशिश की गई, और उसे क्या कहा गया, सोइल हेल्थ कार्ड। और दूसरा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसकी बात है। तो ये है, मैं कोशिश करूंगा कि इसे आप प्लीज देखें कि NAPCC, देखो 8 मिशन देखते ही सारा आ गया। NAPCC क्या है आप देख सकते हैं, ये यहां पे देखो। मैं शुरुआत से कहता हूं कि मुझे सोर्स बताने में बस सवाल यही है कि एक टीचर का फैक्ट बहुत है, डेटा बहुत है, और आप मटेरियल की गूगल पे या किसी भी बुक में कमी नहीं है, बट उसे समराइज करके कैसे आपको चीजों को पढ़ना है, कैसे चीजों को छोड़ना है, ये महत्वपूर्ण चीजें अपने आप में हो जाती है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं मेरा प्रयास रहता है कि एक होलिस्टिक अप्रोच आपको पता चले कि कहां से सवाल बेसिकली पूछा जाता है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो मैंने आपको बताया, इंडिया ओवरचिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, लॉन्च्ड इन 2008। ठीक है, लॉन्च इन कब किया गया, 2008। मिशन एम टू प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड टैकलिंग climate change impact. NAPC is focused on the both adaptation of climate change and mitigation of the greenhouse gases. और ये देख सकते हैं इसके क्या है, 8 प्रोग्राम है। नेशनल सोलर मिशन इसके अंतर्गत है, नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और ये रहा जो मैंने आपको बताया NMSA, जो हमारे पेपर में आया। वो कहां से आया, यहां से आया है। तो आने वाले पेपर में अगर कभी सवाल आ जाए कि NAPC में कितने थीम को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है, किन थीम पर हमें बेसिकली काम करना है, तो वो कितने हैं, 8 हैं। और 8 क्या है, आपके सामने है नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये भी आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि अब क्या है कि पहले आप देखते थे गूगल पे कोई चीज सर्च करते थे तो पर्टिकुलर एक डेटा देता था, बट गूगल भी अब AI का यूज करने लगा है। ठीक है, AI ओवरव्यू देखो लिखा है ऊपर भी AI ओवरव्यू। और यहां पर आप देखोगे कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसने कहां से उठाई है, इतने सोर्सेज हैं। कितने सोर्सेज हैं, इतने सोर्सेज हैं, आप देख सकते हैं। यहां से इसने बेसिकली ये डेटा उठाया है। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन चीजों को जानना चाहिए आपको, बहुत सारी चीजें देखते होंगे। ये देखो सेल हरियाणा का है, एशिया पैसिफिक एनर्जी पोर्टल है, यहां है, यहां से ये बेसिकली इसने डेटा उठाया है। इतने सोर्स है, क्योंकि AI के लिए ये भी मैंडेटरी किया गया है कि यदि आप कोई रिजल्ट गूगल के थ्रू अपने किसी कस्टमर या फिर अपने किसी सर्चर को बताते हो जो सर्च करता है, तो उसे ये बताना जरूरी होता है कि आपने सोर्स कहां से लिया है, और सोर्स इसमें बेसिकली देखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और बेसिकली हम बात NAPCC की कर रहे थे, 2008 का है। आने वाले पेपर में हो सकता है आपको चीजें मिले इससे संबंधित, तो ध्यान रखना है आपको। हाँ, हम यहां थे। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। रेनफेड एरिया बताया, सोयल हेल्थ कार्ड बताया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना बताया मैंने, और PMKSY 2015 का है।
ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक हो गया। अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट देखते हैं अपना उत्तराखंड में यूटीबीटी, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलप बोर्ड की स्थापना कब हुई। अच्छा, इसने पूछा है कि देने के लिए की गई प्रोत्साहन देने के लिए। अच्छा ठीक है, टेक्निक, पर्यटन, व्यापार या फिर ट्रेनिंग, सब टी से बनते हैं, टेक्निक, टूरिज्म, ट्रेड और ट्रेनिंग। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड टूरिज्म डेवलप बोर्ड जैसा कि मैंने बोला टी से क्या बनता है, पर्यटन बनता है। तो आंसर क्या होगा, बी। इसकी स्थापना बेसिकली 2001 में की गई थी। यूटीबीटी को भी आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2022-23 में किस जनपद का मछली उत्पादन प्रथम स्थान था। तो ध्यान रखना है आपको, उधम सिंह नगर। ये फैक्चुअल सवाल है। उत्तराखंड के किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र है। ठीक है, देखो वैसे तो इसमें 4 जिले हैं मैक्सिमम, बट वो इसमें नहीं दिए गए हैं। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की बात की है, टोटल नहीं बात की है। ठीक है, टोटल की अगर बात करें तो क्या आंसर आएगा, पौड़ी अगर आए, बट इसमें पूछा है प्रतिशत, तो प्रतिशत में क्या आ जाएगा हमारा, चंपावत 69% है यहां पर। और नैनीताल का कितना है, 67%। ठीक है, और इसी के साथ पौड़ी का भी लगभग 67% है, ये ध्यान रखना आपको। बट सेकंड नंबर पे कौन आता है हमारा, नैनीताल ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे आप एक बार परीक्षावाणी की बुक खोलना और वहां पर जो वन वाला चैप्टर है, वन और वन्य क्षेत्र, वहां से आप देख लेना, तो आप देख पाएंगे कि उसमें से 4 शुरू के हटे हुए हैं और उसके बाद, बट इसका आंसर चंपावत है। ये बड़ा डीप सवाल गया था। इन जनरल क्या करते हैं जब हम तैयारी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम शुरुआत के 4 ही चीजों को याद करते हैं, 4 ही जिलों को याद करते हैं, बट ये थोड़ा उससे दूर जाके सवाल पूछा गया था। तो चंपावत इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार में राजकोषीय एफआरबीएम एक्ट कब पारित किया गया। तो ध्यान रखना है 2005 का है। और अगर हम बात करें ये आपकी स्टेट पर, सॉरी केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर ध्यान रखना आप, एफआरबीएम बोलते हैं बेसिकली इसे शॉर्ट फॉर्म में। ये 2003 का है। ठीक है, ये कब का है, 2003 का है। ठीक है, ये कब का है, 2003 का है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एफआरबीएम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, एफआरबीएम बेसिकली होता क्या है। एफआरबीएम होता है कि हमारे राजकोष की स्थिति, आप सुनते होंगे कि राजकोषीय घाटा कितना है, इतना है। ठीक है, और ये जो सुनते होंगे कि सरकार के ऊपर क्या है कि इतना डेट है, डेट मतलब इतना ऋण है। तो ये जो पूरी रूपरेखा बेसिकली बताई जाती है, किसके अंतर्गत बताई जाती है, लिखा भी है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। हर बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा भी बताया जाता है, प्लस आपका राजकोषीय घाटा भी बताया जाता है और बजट का प्रबंधन कैसा होगा ये भी बताया जाता है। ठीक है, अगर बजट राजकोषीय घाटा आप जितने लोग देखते होंगे यदि सीरियसली, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं केंद्र का कितना है। मैं नॉलेज चेक होगी इससे आपकी कि आप सही पढ़ पा रहे हैं, और राज्य का कितना है। ये मुझे आपको 2 आंसर करने हैं। राजकोषीय घाटा 2025-26 नेक्स्ट ईयर के लिए होता है, कितना तय किया है सरकार ने, राज्य स्तर पर कितना किया है। राज्य स्तर का और केंद्र स्तर का मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। जब बजट पढ़ाया था तो मैंने राज्य का भी बताया था और सेंटर का भी बताया था। तो आप इसे, अगर आप कोई और सोर्स यूज करते होंगे तो मुझे जरूर बताइएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें अपना, एनएफएचएस 2019 सर्वेक्षण पे बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितना है। तो ध्यान रखना 9.67 है। ये कई बार आया हुआ सवाल है और भविष्य में भी इसकी आने की पूरी संभावना बनी हुई है। एनएफएचएस बेसिकली करता क्या है, इसको समझ ले आप। 1993 में परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय जो हमारा है, उसने ये देखा कि
जो डेथ हो रही है, जैसे प्रजनन दर होती है, महिला मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर होती है, शिशु देखभाल होता है, इस प्रकार की जो भी महिला कल्याण या फिर बाल कल्याण से संबंधित जो भी पैरामीटर्स है उनको लेकर क्या किया गया, एक सर्वेक्षण कराया गया बेसिकली, और उसे क्या नाम दिया गया, एनएफएचएस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। अगर हम पहले सर्वे की बात करें तो अब तक ये पांचवा था, ये कितना था, पांचवा था। अब से पहले 4 हो चुके हैं। 1990 में इसमें संकल्पना दी गई थी, और अगर हम बात करें तो 1992 से 93 एक, 1998 99 2, 2005 से 2006, 2015 से 2016 और 2019 से 2021, ये 5 है। ठीक है, इसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया था कि बहुआयामी की क्या स्थिति है। बेसिकली ये डेटा मैंने आपको बताया भी है कि बहुआयामी गरीबी नीति आयोग के द्वारा भी बहुआयामी गरीबी नापी जाती है। ठीक है, और उसके द्वारा भी क्या है, उसने भी यही माना है 9.67, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एनएफएचएस ये किसका डेटा है, 5th राउंड था ये कौन सा था, 5th राउंड था, और इसकी जो रिपोर्ट थी वो जुलाई 2022 में आई थी, जुलाई 2022 में आई थी। और तब से ये उत्तराखंड हो, यूपी हो, एमपी हो, हरियाणा हो, मैक्सिमम स्टेट में जितने भी सवाल आए हैं उनमें कहीं ना, जितने भी पेपर हुए हैं जीएस लेवल पे, सबसे ज्यादा संभावना रही है इस सवाल पूछे जाने की। तो आपको भी ये बात मैं जोर दे के कह रहा हूं कि इस सवाल को बेसिकली आप पकड़ के रखना। और जो पीछे का मैंने बताया 1990 से ये कंडक्ट कराया जा रहा है, 5वां सर्वे था कि कौन कब कब हुआ, 1992 93 98 99 5 6 15 16 और 19 21। ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, गीगाहर्ट्ज किस विशेषता का सूचक है। तो ये रफ्तार का है, स्पीड कैसी है बेसिकली। ठीक है, स्पीड को बताता, कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कौन सी 5वीं जनरेशन की एआई प्रोग्राम, तो प्रोगलॉग है, ध्यान रखना। ये सवाल रिपीट भी होने की संभावना होती है। तो 5वीं जनरेशन की अगर हम एआई प्रोग्रामिंग भाषा पूछें तो प्रोलॉग है। अब सवाल ये आते हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सवाल चाहे तो मैं बाद में सॉल्व करके आपको बता दूंगा, क्योंकि ये बीएससी एमएससी लेवल के सवाल हैं। ठीक है, तो इसका जो सॉल्विंग है वो, क्योंकि ये पेपर में कभी दोबारा आने वाले हैं नहीं, एक्चुअली एग्जामिनर को अपनी साख बचाने के लिए भी कुछ सवाल देने पड़ते हैं। तो इन सवालों को करने के चक्कर में ना तो आप पढ़ें, ना कभी आने वाले पेपर में आने वाले हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, फर्दर अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमें तो करना है, तो मैं लास्ट में जिस दिन हमारा एंड होगा उस दिन मैं इनके सॉल्यूशन आपको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि ये बैठ के अब बहुत टाइम हो गया, तो और मुझे इसके बाद कहने में कोई गुरेज नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा सा हाथ तंग है, बट फिर भी देख के, एक बार मैं देख के फॉर्मूलाज वगैरह देख के मैं सॉल्व करके आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, ये यहां से आप ध्यान रखना, 70 से 71 72 73 74 74 को आप कर सकते हैं। इसमें पूछा है कि जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो टीन की अपेक्षा जिंक ज्यादा मैदा है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक नहीं है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। और 75 वाला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जनपद में महिला साक्षरता सबसे कम है। देखो महिला पूछी थी, ये सवाल हालांकि मेरा गलत हुआ था पेपर में, क्योंकि मैं महिला नहीं पढ़ पाया था, इसमें महिला साक्षरता नहीं पढ़ पाया था, और मैंने डायरेक्ट आंसर क्या लगा दिया था, उधम सिंह नगर। 73% है यहां पर, बट इसका आंसर अगर हम देखें तो 62%। सबसे कम महिला पढ़ी लिखी कहां पर है, उत्तरकाशी में है। और सबसे ज्यादा कहां पर पढ़ी लिखी है, अगर हम ज्यादा की बात करें महिला की, तो देहरादून में साक्षरता सबसे ज्यादा है। ठीक हो गया, ये बात आपको ध्यान रखनी। अगर ऑल ओवर पूछे कि ऑल ओवर की कहां पर कम है, तो कहां पर है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, और अगर महिला की पूछे तो उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा यहां पर, और पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहां के हैं, रुद्रप्रयाग के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें अपना,
नेक्स्ट सवाल है हमारा, कौन सी निम्न में से कौन सी अधिक क्रियाशील धातु है? ठीक है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सी है इसमें? तो इसका आंसर बेसिकली पोटेशियम है। के पोटेशियम है। और पोटेशियम के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे हमारी मसल्स मजबूत होती है ना, शरीर को जो मजबूती प्रदान करता है बेसिकली वो पोटेशियम ही करता है। तो पौधों में भी सबसे ज्यादा जो भोजन ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया प्लस फूल पत्ती को मजबूती प्रदान करने का, डाली को मजबूती प्रदान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पोटेशियम के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, अगर हम इसके क्रम की बात करें कि कौन किस क्रम पर होगा, तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कैल्शियम आ जाता है, और चौथे नंबर पे आयरन आ जाता है। आयरन के बेसिकली अगर हम बात करें आयरन के अयस्क क्या है, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। सीडेराइट, ठीक है, सीडेराइट। तो तीन अयस्क हैं, तीनों अयस्क के आयरन निकाला जाता है बेसिकली सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। और पोटेशियम की अगर हम अयस्क की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? सिल्वेनाइट। सिल्वेनाइट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिल्वेनाइट। ये अब आप सोच रहे होंगे अयस्क क्या होता है? बेसिकली जब हमें कोई धातु मिलती है तो वो क्या है कि हमें अशुद्धि के फॉर्म में मिलती है, और उसे क्या कहते हैं? हम अयस्क कहते हैं। जब उससे हम एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी उससे उसे अलग किया जाता है, तब वो अपने मूल धातु के रूप में आती है। तो अगर आप सोचने लगे कि हमें पोटेशियम चाहिए, तो पोटेशियम आपको जब चट्टानों के अंतर्गत मिलेगा तो वो आपको पोटेशियम प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। वो किस में मिलेगा? सिल्वेनाइट में मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो आयरन है वो किस में मिलेगा? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या फिर सीडेराइट में मिलेगा। ये बात, तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। अयस्क एक वर्ड और होता है, थोड़ा मेरे दिमाग से अभी निकल रहा है, बताता मैं आपको, चलो कोई नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा आपको। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भौगोलिक क्षेत्र, यहां पढ़ता हूं, यहां वहां पढ़ने में ज्यादा। भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे सीमित निवास स्थान का सामना करते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं? तो इसे आप कहते हैं रेड स्पॉट के नाम से बेसिकली इसे जाना जाता है। रेड स्पॉट ऑप्शन में है। एक वर्ड आता है हॉट स्पॉट, ठीक है, हॉट स्पॉट। ध्यान रखना कि हॉट स्पॉट बेसिकली उस स्थान को कहा जाता है बायोडायवर्सिटी में जहां पर बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उन स्थान को क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है। और भारत में अगर देखें तो 4 हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी के मतलब में हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या है? पश्चिमी क्षेत्र है हमारा, पश्चिमी घाट जिसकी बात करते हैं, हिमालयन रीजन है हमारा, नंबर इंडो बर्मा क्षेत्र है, और अंडमान निकोबार। 4 क्षेत्र हैं, ध्यान रखना, हॉटस्पॉट हमारे यहां 4 हैं। ठीक है, नंबर 1 हिमालय जो बायोडायवर्सिटी से रिच है, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है हमारा इंडो बर्मा का क्षेत्र, इंडो बर्मा, और चौथा है हमारा अंडमान एंड निकोबार। हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें, हॉटस्पॉट नाम किसने दिया था? तो ध्यान रखना ये नाम दिया गया था नॉर्मन मायर्स। देखो ये सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कभी कभी कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? नॉर्मन मायर्स। और अगर बायोडायवर्सिटी पूछे, बायोडायवर्सिटी किसने दिया था? बायोडायवर्सिटी नाम किसने दिया था? बायोडायवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता कहते हैं, अगर आप कंफ्यूज कर रहे होंगे तो ये नाम दिया था WC रोजेन ने, WC रोजेन ने। और जब बात यहां तक आई है तो एक नाम और ध्यान रखना आप, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये किसके द्वारा दिया गया नाम है? आर्थर ग्रीन टाउंसले।
ठीक है, ये 3 नाम याद रखना है आपको। हॉटस्पॉट किसके द्वारा दिया गया है? नॉर्मन मायर्स। और मैंने बताया बायोडायवर्सिटी में जो क्षेत्र अपनी जैव विविधता में रिच होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बेसिकली हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। और बायोडायवर्सिटी जैव विविधता किसे कहते हैं उसका जो डेफिनेशन है, ये जो नाम है किसने दिया है? डब्ल्यूसी रोजन ने दिया है। इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? एजी टॉन्सले। और इसने पूछा कि जो संकटकालीन स्थिति से जूझ रहे हो उन्हें क्या कहा जाता है? रेड स्पॉट। ये बात आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। और 4 रीजन है, मैंने आपको लिख के बता दिया कौन कौन से रीजन है हमारे यहाँ। इन्वायरमेंट का सेक्शन था ये। बेसिकली वे जीव जो 0 से 15 से अधिक वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साइक्रोफिल्स कहा जाता है। बेसिकली उन्हें इस टेम्परेचर में काफी अच्छी वो करते हैं। थर्मोफिल्स की अगर हम बात करें तो 31 से लगभग 122 डिग्री सेंटीग्रेड, 41 से 122 डिग्री सेंटीग्रेड कौन सहन कर सकते हैं? थर्मोफाइल्स जीव सहन कर सकते हैं। मीजोफाइल की अगर हम बात करें तो ये आपके कितने हैं? 20 से 45 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट की बात नहीं कर रहा हूं, डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, कौन सा संवैधानिक संशोधन पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार और वनों को वन्य जीवों से सुरक्षा पर? ये सवाल बेसिकली गलत हुआ था, गलत सवाल था ये, मैं आपको बताऊं। इसमें पूछा था कौन सा संविधान संशोधन, तो इसमें ये तो दिया नहीं था, ईयर दिया था बेसिकली, बट ये कौन सा था? 42 संविधान संशोधन। और इसमें हमारे जो डीपीएसपी हैं भाग 4 के अंतर्गत जो हमारे डीपीएसपी हैं 48 ए जोड़ा गया था, ठीक है। 48 ए जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और यहां पर किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976 में। ये डिलीट हुआ था, बट इसका सही फॉर्म क्या है ये पूछना चाह रहा था कौन सा। तो यहां ऑप्शन क्या देना था? 41वां संविधान संशोधन, 42, 43, 44। बट इसने क्या दे दिया? ईयर दे दिया। या तो पूछता कौन से साल, अगर, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? कौन सा संवैधानिक संशोधन। तो ये सवाल बेसिकली डिलीट हो गया था, बट मैंने आपको बता दिया सवाल बेसिकली पूछना क्या चाह रहा था, ये पूछना चाह रहा था। और सवाल में अगर आता है तो ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है कि हाइड्रोफाइट्स को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, समय समय पर जल स्तर चढ़ता रहता है। तो ये क्या होता है? एरेनकाइमा टिश्यू होता है, ये ध्यान रखना। प्योर बायोलॉजी का सवाल था, बहुत ज्यादा डीप स्टडी जो कोई करता है बायोलॉजी में तो वो बेसिकली इसे जूलॉजी में सॉरी वो कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट था ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस गैसेस का सापेक्ष योगदान, गलत जोड़ी को पहचान करें, ठीक है। CH4 लगभग 20 भी मिल जाएगा आपको, कहीं 18 मिल जाएगा, कहीं 16 मिल जाएगा, तो इसे हम सही मान सकते हैं। CFC 14% हम सही मान सकते हैं, कार्बन फ्लोरोकार्बन कहते हैं इसे। CO2 40% इसमें बेसिकली दिया है, बट ये 40 नहीं होता, लगभग ये 65 से 70% या 60 भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ये आप ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, आप इसे सीधा सीधा लिखिए 65%। 65%, तो ये गलत था बेसिकली इसमें, ठीक है, गलत जोड़ी। N2O 6% भी मिल जाएगा, कहीं 7% भी मिल जाएगा। और देखो पेपर में अगर ऑप्शन आसपास का है, 1 2 पर 1 2 3 नीचे ऊपर नीचे, 1 2 ऊपर नीचे है, तो परसेंटेज में तो उसे कंसीडर कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा ये नहीं रहना कि जी नहीं जी हमने तो 7 पढ़ा था और वहां पर 6 दे दिया, हमने तो 7 पढ़ा था वहां पर 8 दे दिया। अगर 8 दिया है तो 8 आंसर होगा, 7 दिया है 6 दिया है तो 6 आंसर होगा, ठीक है। इतना लमसम चलता है। तो आंसर क्या होगा? CO2 का योगदान लगभग 65% का मतलब। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा किया गया? तो सेलमैन वॉक्समैन के द्वारा ये दिया गया है। कौन सा पुनः संयोजन DNA प्रौद्योगिकी द्वारा पहला हार्मोन है? तो ध्यान रखना ये क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन आपने देखा होगा, बेसिकली क्या होता है, जिन्हें डायबिटीज होती है या फिर जिन्हें शुगर होता है, तो आपने देखा होगा बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो वो क्या करते हैं, बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंजेक्शन लगाते हैं टाइप ना, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली इंसुलिन ही ले रहे होते हैं। तो ये क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, DNA प्रौद्योगिकी के द्वारा पहला हार्मोन क्या है? इंसुलिन। हाइब्रिडोमा तकनीक द्वारा विकसित की गई थी, किसके द्वारा हाइब्रिडोमा तकनीक? बेसिकली इसे आपको भी जानना जरूरी थी कि हाइब्रिडोमा होता क्या है बेसिकली, ठीक है। ये क्या होता है कि इसके द्वारा होता क्या है,
जो हाइब्रिडोमा तकनीक है इसके द्वारा क्या होता है, बड़ी संख्या में क्या होता है, शरीर में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं, हाइब्रिडोमा। और ये किसके द्वारा दी गई थी, जॉर्ज कोहलर और सीसर मिलेस्टीन के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट सवाल है, किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के प्रतिरक्षी दमनकारी के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें, कौन सुमेलित नहीं है? तो गोविंद वन्य जीव विहार 1955 दिया है, केदारनाथ 1979 नहीं, ये 1972 का है। फूलों की घाटी 1982 की है और अस्कोट 1986 का है। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको ये काम, क्योंकि मुझे पता है कि आप उत्तराखंड आपने 20 किताबें पढ़ रखी हैं उत्तराखंड के बारे में, बट फिर भी आप देखें कि गोविंद वन्य जीव विहार कहां पर है, केदारनाथ वन्य जीव विहार कहां पर है, फूलों की घाटी कहां पर पड़ता है और अस्कोट कहां पर पड़ता है, ये बात आपको, अरे लो, ये नीचे सवाल दे ही दिया गया है बेसिकली ना इसमें। चलिए, इसमें भी पूछा है कौन गलत है। तो सोना नदी पौड़ी में है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, बिनसर अल्मोड़ा में है, गोविंद वन्य जीव विहार चमोली दिया है नहीं, ये कहां पर है, उत्तरकाशी में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज कर जाओ, बिनसर महादेव का जो मंदिर है वो कहां पर है, पौड़ी में। पौड़ी प्लस चमोली का जो बॉर्डर है, चमोली का बॉर्डर, यहां पर बिनसर महादेव का मंदिर है। दूधातोली पर्वत श्रृंखला बेसिकली यहां पड़ती है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला यहां पर बेसिकली पड़ती है। तो यहां पर क्या है, बिनसर महादेव का मंदिर, बिनसर महादेव मंदिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बंसर वन्य जीव विहार की अगर बात करें तो कहां पर है, वो अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, ये करंट के सवाल हैं, इन्हें आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि हर बार करंट चेंज होता है, वो पूरा नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल अगर हम देखें अपना, तो प्रवासी दिवस, ये वैसे करंट का सवाल था बट जनरलाइज पेपर में रहता ही रहता है। तो ये कब का है, 9 जनवरी को। ऐसा माना जाता है 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का आगमन हुआ था, विदेश से थे वो, यहीं के साउथ अफ्रीका जब थे तो वहां से आगमन हुआ था यहाँ की अपनी मातृभूमि पर। और जब यहां से इन्होंने क्या करा था, अपने आंदोलन स्टार्ट किए थे। तो 9 जनवरी 1915 से बेसिकली तो इसी दिवस को हम क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल का 2025 का प्रवासी दिवस अगर हम बात करें तो आई थिंक भोपाल एमपी है। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा तो पता लग जाएगा आपको। किसने ये छोड़ देना अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में, ये अपडेट नहीं हुआ है, इसमें 42 ही है, ध्यान रखना है आपको। दिव्यास्त्र मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MIRV तकनीक, MIRV, ठीक है, मल्टी निशाने बेसिकली इसमें लगाए जाते हैं। तो दिव्य शास्त्र ध्यान रखना, मिशन दिव्य शास्त्र MIRV तकनीक से संबंधित है, ये ध्यान रखना है आपको। 94 आप छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्ता कौन थे, तो ये 58वें की बात कर रहे हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य। 59 भी मिल चुका है, ये किसे मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को, विनोद कुमार शुक्ल को मिला है 59वां ज्ञानपीठ, 59वां ज्ञानपीठ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, 2-3 पुरस्कार मैं लिख रहा हूं, आप इन्हें सर्च करके अपनी कॉपी अपडेट कर लेना क्योंकि एग्जाम नजदीक है। साहित्य अकेडमी अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, बिड़ला पुरस्कार,
व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये चार। और फर्स्ट में आता है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ मैंने आपको बता दिया, हाल ही में विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए दिया गया है। और साहित्य अकेडमी आपको सर्च करना है, हिंदी में किसे, संस्कृत में किसे और इंग्लिश में किसे, 3 भाषाओं में बेसिकली याद रखना आप। बिरला पुरस्कार आप देखेंगे, व्यास देखेंगे और सरस्वती देखेंगे। ठीक है, इन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सर्च करके गूगल से या फिर जो भी आप यूज करते होंगे। ये छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 38वें हमारे यहाँ कहाँ हुए हैं, 38वें कहाँ हुए हैं, यूके में हुआ है। और 39वें कहाँ होंगे, मेघालय में होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, डेनियल को ये भी छोड़ देना, ये भी छोड़ देना। ठीक है, ये टोटल करंट के सवाल थे, दोबारा रिपीट होने वाले हैं नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा छुड़वा रहा हूं इन्हें। जो लगेगा ना मुझे कि आपको वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको रेलिवेंट करता है, तो उसे मैं बताता चलूंगा। जैसे मैंने ज्ञानपीठ बताया है, आगे भी 1-2 सवाल आएगा। रचनात्मक शहरों में कोझिकोड को शामिल किया गया है साहित्य का, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले समय में भी। और मैंने पीछे भी बता गया। और ग्वालियर देखो ये आ गया, ग्वालियर किससे है, संगीत से। देखो ये सवाल भी कितना अच्छा है, मैं दोबारा इस पर आऊंगा। देखो सवाल क्या पूछा है, रचनात्मक शहरों में यूसीसीएन 2003 से बताया था मैंने आपको, 2003 से इन्होंने शुरुआत की है ये। तो साहित्य के लिए किसे, कोझिकोड को, और संगीत के लिए कौन, ग्वालियर को शामिल किया था इन्होंने 2023 में। देखो यहां पर पूछा है इन्होंने साहित्य के शहर, साहित्य का शहर कौन है, कोझिकोड होगा। अगर पूछता संगीत का, तो संगीत कौन होता, ग्वालियर। आंसर ग्वालियर हो जाता। समझने का प्रयास करना। 2023 में बेसिकली मैंने उस समय भी बताया था कि साहित्य और संगीत के लिए बेसिकली ये नॉमिनेट करते हैं, रचनात्मक जो क्रिएटिविटी होती है उस शहर की, उसके लिए नॉमिनेट होते हैं। तो वहां पर क्या है कि साहित्य के लिए कोझिकोड और संगीत के लिए ग्वालियर, वहां भी बताया था और यहां भी आपको मैंने बता दिया है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पहला सम्मेलन कहां पर हुआ, तो ध्यान रखना पहला सम्मेलन कहां हुआ था, नीदरलैंड में। जो 2025 का है वो कहां पर हुआ है, पेरिस में। ठीक है, और एक वर्ड मैं आपको बताता हूं, ब्लेचले, ब्लेचले घोषणा पत्र, ये किससे संबंधित रखता है, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो है ब्लेचले घोषणा पत्र है। कभी पेपर में आ सकता है ब्लेचले घोषणा पत्र किससे संबंधित है, तो किससे है, एआई से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किस पुस्तक ने अंतरराष्ट्रीय, हाँ ये कैरोस के लिए जीता था उस समय 2024 में। 2025 का ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आने की पूरी संभावना है। अच्छा एक छोड़ दिया ना, मैं मिस्टेक अभी बताता हूं मैं आपको। 2025 में बानू मुश्ताक को मिला है, बानू मुश्ताक को। ठीक है, और बानू मुश्ताक की बुक है, और अनुवादक कौन है, अनुवादक कौन है, दीपा बस्ती, बस्ती। ठीक है, इन्होंने इनकी बुक का अनुवाद किया है दीपा बस्ती के द्वारा। ठीक है, बानू मुश्ताक है और अनुवादक, और बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है हार्ट लैंप, हार्ट लैंप। देखो जैसे यहां पूछा है ना कि किसके लिए मिला है, किस पुस्तक के लिए, तो किस पुस्तक ने, यहां पर कैरोस ने जीता था 2024 का, और यहां पर बानू मुश्ताक की बुक कौन सी है, हार्ट लैंप। अगर कभी पूछ ले कि उसका अनुवादक कौन था, अनुवादक कौन था, दीपा बस्ती। ध्यान रखना है आपको, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में जरूर आएगा आने वाले समय में। ठीक है, अच्छा एक होता है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और एक होता है बुकर पुरस्कार। तो जो बुकर पुरस्कार है उसकी जो घोषणा है, बुकर जो पुरस्कार है
उसकी घोषणा 10 नवंबर 2025 में की जाएगी। तो 2000 अगर 24 का आपको जानना हो तो ध्यान रखना 2024 का जो है वो किसे मिला है, सामंथा हार्वे को, सामंथा हार्वे। और इनकी बुक क्या है, इनकी बुक है द ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग है और बुकर पुरस्कार अलग है, ठीक है। बुकर पुरस्कार 2024 का ही है। 2024 में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन है, कैरोस को मिला है। और 2025 में किसे मिला है, बानो मुश्ताक। उसकी बुक कौन सी है, हार्ट लैंप। और अनुवादक कौन है, दीपा बस्ती। ये ध्यान रखना है आपको। तेज तो नहीं हो रहा है, बता देना कमेंट सेक्शन में अगर कभी तेज हो रहा हो। ये है हमारा बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक बेसिकली बोलते हैं, बिम्स्टेक, ठीक है। इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो ढाका में है और इसकी स्थापना 1997 की है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो हमारे एशिया में जो या फिर जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनकी मैं एक अलग से क्लास आपको लूंगा और पढ़ाऊंगा भी। और वो चीज आपको फ्यूचर में कभी भी आप एक बार याद करेंगे और चीजें आपको एकदम से याद आ जाएंगी। इस तरीके से मैं आपको उन्हें बताने वाला हूं, तो ध्यान रखना है। आने वाले समय में मैं इन्हें कंटिन्यू करूंगा बेसिकली। ये हो गया, इसे छोड़ देना, इसे छोड़ देना। ये इंपॉर्टेंट शुरुआत रहेगा। आम चुनाव के घोषित 7 चरणों में उत्तराखंड में किस चरण में हुए थे, तो प्रथम में हुए थे, 19 अप्रैल को हुए थे। यहां पर प्रथम चरण 19 अप्रैल का था और टोटल 7 चरण थे। सप्तम लिखा है ना इसमें, तो टोटल 7 चरणों में 2024 के लोकसभा चुनाव के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उत्तराखंड का कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल है, तो ये हमारा रम्माण है। कब किया गया था ये, अक्टूबर 2009 में, ठीक है। रम्माण के बारे में आप जान लें, ये चमोली के सलूड़ डुगरी गांव में रम्माण उत्सव बेसिकली होता है। और इसमें भूमियाल देवता की पूजा होती है। बेसिकली एक कर्तव्य स्वांग टाइप का होता है इसमें, जो रम्माण जब खेला जाता है तो आप देखेंगे चर्चाओं में काफी रहता है। तो रम्माण का आप लोग बेसिकली ध्यान रखना है। और 2009 में ये है हमारे यहाँ की 3 चीजें हैं जो यूनेस्को की अमूर्त सूची में है, कुंभ, योग और रम्माण, ठीक है। कुंभ को हाल ही में 2017 में लास्ट शामिल किया गया है। बेसिकली अमूर्त विरासत होती क्या है, इंटेंजिबल जो साइट्स होती हैं या हेरिटेज होती हैं, उसे आप समझने का प्रयास करेंगे कि कुछ चीजें क्या है कि कुछ चीजों को हम, जैसे अगर हम मूर्त की बात करें तो काजीरंगा जो नेशनल रिजर्व है वो मिश्रित हमारा है। और या फिर अगर हम उसे भी साइड कर देते हैं, हम मूर्त में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे हम्पी की जो गुफाएं हैं वो क्या है, मूर्त है, वो दिखाई देती हैं, उन्हें छूकर हम स्पर्श कर सकते हैं। बट जो इंटेंजिबल हेरिटेज साइट होती हैं यूनेस्को के अंतर्गत, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं। दूर से देख के क्या हो सकता है, वो अनुभूति होती है बेसिकली। तो उसे क्या कहा जाता है, इंटेंजिबल, मतलब कि वो अमूर्त है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं है देखा, उसे कुछ बनाया नहीं गया है, बट वो क्या है, परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, बेसिकली अमूर्त विरासत कहा जाता है। और हाल ही में गरबा को, गुजरात के गरबा को 2023 में आई थिंक शामिल किया गया है। तो हाल का वो भी आप ध्यान रखें, अगली क्लास में हो सकता है मैं उसे भी बता दूंगा। बट उत्तराखंड से 3 है, कुंभ और आपका रम्माण और प्लस आपका योग, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, चमोली में होता है, अक्टूबर 2009 में शामिल किया गया। सलूट डुगरी भूमियाल देवता की पूजा होती है। तो इसके बारे में ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा रह गया है सवाल की, अगर नेक्स्ट सवाल की हम बात करें, पहली मुख्य सचिव किसे नियुक्त, तो राधा रतूड़ी थी, ये रिटायर हो गई हैं, आपको पता होना चाहिए। पूर्णागिरी मेला धर्म कहां पर लगता है, पूर्णागिरी चंपावत में लगता है, राजकीय मेले का इसे दर्जा दिया जा चुका है। किसका मुख्यालय भारत की राजधानी देहरादून में अवस्थित है, तो ये क्या है, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। 1800 अगर हम बात करें इसकी
सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना कब की है? 1767। और ये यहां पर कब लाया गया? 1942 में, देहरादून में। ये ध्यान रखना है, देहरादून में अवस्थित है। पुरातत्व सर्वेक्षण की अगर हम बात करें, ये दिल्ली में है, पहले वाला। भारतीय वनस्पति की अगर हम बात करें, ये कलकत्ता में है। और भारतीय भूवैज्ञानिक अगर हम बात करें तो ये भी कलकत्ता में है, ठीक है। और देहरादून में कौन है? ये वाला है। मानसखंड यात्रा के किस रेलवे स्टेशन से शुरू करने का प्रस्ताव? बेसिकली है क्या कि आपको पता है कि जब हम उत्तराखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है। तो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र और प्लस जो मंदिर या फिर जो हमारे हेरिटेज साइट है उन्हें घुमाने के लिए सरकार के द्वारा क्या की जाती है? बेसिकली व्यवस्था की जाती है और उसके अंतर्गत एक ट्रेन का संचालन किया गया था। तो शुरू करने का प्रस्ताव कहां से था? ये पुणे से। पुणे से और हमारे यहां तक कहां तक आती है? केजीएम, काठगोदाम प्लस उधर टनकपुर तक। आउटडेटेड थोड़ा सवाल था, पता नहीं किस वजह से पूछ लिया गया होगा, आगे संभावना है नहीं वैसे, बट फिर भी आप ध्यान रखना पुणे से शुरुआत होनी थी इसकी। उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखना है, रितु बाहरी को नियुक्त किया गया था फेब 2024 में। और हार्थ में कौन है हमारे यहां? दिसंबर 2024 में अगर हम बात करें तो कौन नियुक्त किए गए हैं? जस्टिस नरेंद्रन गुहानाथ, ठीक है। हाल में कौन है हमारे? ये हैं। और प्रथम रितु बाहरी थी। तो ये सवाल हमेशा के लिए बन गया है। देखो हमारे यहां पहली महिला राज्यपाल की हमारे मार्गारेट अल्वा है, पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बात करें रितु बाहरी है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बात करें तो रितु खंडूरी मौजूदा है। और क्या हो सकता है? सीएम हमारे यहां कोई बेसिकली हुई नहीं है अभी, नेता प्रतिपक्ष भी कोई नहीं बनी है अभी। हाँ, तो ये बात आपको, और पहली डीजीपी कंचन भट्टाचार्य थी हमारे यहां, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, अंतरराष्ट्रीय लॉस एंजलिस गेम्स 2000 किन खेलों का प्रस्ताव शामिल किया गया है? इसको आपको ध्यान रखना है। देखो 2024 के तो पेरिस में हो चुके हैं, ठीक है। 2028 के जो ओलंपिक है वो कहां होंगे? लॉस एंजलिस में। 2032 के कहां होंगे? ऑस्ट्रेलिया में, क्वींसलैंड और ब्रिस्बेन। और 2036 के कहां होंगे? इंडिया में अहमदाबाद, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। बट इसमें पूछा है कि 2028 में किन खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया? तो 5 खेल थे इसमें। T20 था, बेसबॉल था, फ्लैग फुटबॉल था, स्क्वैश था। फेंसिंग नहीं, रग्बी नहीं, पोलो नहीं, स्केटिंग नहीं। तो ये नहीं था। आंसर क्या होगा? ए। इसमें एक खेल शामिल नहीं है, 1 2 3 4 हैं, एक और है लैक्रोस, ये खेल भी है। तो 5 खेलों को शामिल करने का प्रस्ताव बेसिकली दिया गया था। तो ये है। और आने वाले ओलंपिक कहां कहां आयोजित होंगे वो बात भी मैंने आपको बता दी है। इंडिया का 2036 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। यहां के बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में इस पेपर को वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि वीडियो आज भी काफी लंबी हो चुकी है। बट आप लोगों का प्यार और स्नेह बना हुआ है। प्लीज जितने लोग वीडियो को एटलीस्ट देखते हैं, मेरा आपसे ये हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। प्लस जो और भी बच्चे इस प्रकार की तैयारी में लगे हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कर दिया कीजिए। इसके बाद में स्पेशली वीडियो और जो आने वाला 21 सितंबर को एग्जाम है उसको फोकस करते हुए मैं आगे की सीरीज, एग्जाम सीरीज शुरू करूंगा। और प्लस इसके साथ ही जो भी एक सब्जेक्ट, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है जो एग्जाम रेलिवेंट होगा, उसे मैं शुरुआत करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में।